नमस्कार साथियों, बंटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम 908 पेपर की दूसरी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले हम एक क्लास करा चुके हैं, इसकी पहली क्लास करा चुके हैं 908 पेपर यानी सामाजिक विज्ञान शिक्षण की सेकेंड ईयर वालों की, एमपी डीएलएड द्वितीय वर्ष वालों स्टूडेंट की 908 पेपर होता है आपका, जो वैकल्पिक विषय रहती है सेकेंड ईयर वालों की। ठीक है, इसकी ये दूसरी क्लास है। इससे पहले हम एक क्लास करा चुके हैं, अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो वो क्लास देख लो, उसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, हर एक क्लास में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेंगे जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको जरूर देखने के मिलेंगे। ठीक है, अगर आप इन क्लासेस को अच्छे से देखते हैं और नोट्स पढ़ते हैं तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने एमपी डीएलएड एग्जाम में। ठीक है, तो इस सेकेंड ईयर वालों की क्लास है, तो जितने बच्चे पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस क्लास को लाइक करें। ठीक है, लाइक करो सभी स्टूडेंट और शेयर भी कर दो। क्लास स्टार्ट होने जा रही है तो शेयर कर दो आप सभी स्टूडेंट को। ठीक है, अपने जो भी ग्रुप्स वगैरह हो, व्हाट्सअप स्टेटस वगैरह, इंस्टाग्राम, सभी जगह शेयर कर दो अपने यार दोस्त को, ताकि वो भी क्लासेस देख सकें। तो क्लास को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताएंगे आज ही क्लास में, सारे के सारे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो पहला क्वेश्चन हमारा जो कि है ये है, बाल श्रम का अर्थ एवं बाल श्रमिक बनने के कारण स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और पूछा जाता है। ठीक है, बाल श्रमिक यानी बाल श्रम का अर्थ आपको बताना है और बाल श्रमिक बनने के कारण बताने हैं आपको। ठीक है, तो हम पहले सबसे पहले क्या जानेंगे, बाल श्रम का अर्थ जानेंगे, बाल श्रम होता क्या है। ठीक है, चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इस सब्जेक्ट में नहीं तो दूसरी सब्जेक्ट में आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ईयर में भी ये बहुत पूछा गया है। तो बाल श्रम होता क्या है, सबसे पहले ये जानेंगे कि बाल श्रम होता क्या है। ठीक है, तो बाल श्रम का अर्थ समझेंगे सबसे पहले। जब कम उम्र के बच्चे यानी कि 14 वर्ष से कम, कितने, 14 वर्ष से कम पढ़ाई करने की जगह काम करने लगते हैं तो उसे क्या कहते हैं, बाल श्रम कहते हैं। ठीक है, 14 यानी मैं आपको समझाऊं, जो 14 वर्ष के बालक होते हैं, 14 वर्ष से कम उम्र वाले जो बालक होते हैं, जो पढ़ाई की जगह अन्य कामों में लग जाते हैं, छोटी उम्र में अन्य दूसरे काम करने लगते हैं, वो उनकी मजबूरियां होती हैं, घर की परिस्थिति होती है, गरीबी होती है। ठीक है, उसके कारण जो भी बच्चे हैं जो 14 वर्ष से कम होते हैं वो काम करते हैं, यानी कि होटल्स वगैरह पे, ईंटों की भट्टों वगैरह पे जो भी बच्चे काम करते हैं, दुकानों वगैरह पे, 14 वर्ष से कम उम्र वाले, तो उनको क्या कहते हैं, बाल श्रम कहते हैं। ठीक है, क्लियर, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा उदाहरण के तरीके से समझेंगे। ठीक है, उदाहरण में आप ये कर सकते हैं, होटल या ढाबे पे काम कराना। ठीक है, कारखानों में काम करना, छोटे बच्चे आपको दिख जाएंगे कारखानों में, होटल्स ढाबे वगैरह पे प्लेट साफ करते हुए, तो वो क्या है, बाल श्रम है। वो छोटे बच्चे होते हैं जो 14 साल की उम्र के कम के बच्चे होते हैं। ठीक है, घरों में नौकर का काम करना। ठीक है, तो ये उदाहरण लिख सकते हैं आप, ये कारण भी लिख सकते हैं। ठीक है, बाल श्रम का अर्थ पहले हम आपको पढ़ा चुके हैं, थोड़ा और इसे अच्छे से समझेंगे आप कि बाल श्रम होता क्या है। ठीक है, जब कम उम्र के बच्चे लगभग यानी कि 14 वर्ष से कम आयु के वाले जो पढ़ाई और खेल कूद की जगह जीविका कमाने के लिए काम करने लगते हैं, जीविका चलाने के लिए काम करने लगते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, बाल श्रम कहा जाता है। ठीक है, उसे बाल श्रम कहा जाता है। ऐसे अच्छे से पढ़ेंगे, थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। ठीक है, बाल श्रम का क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। तो बाल श्रम बच्चों के शारीरिक, मानसिक और शैक्षिक विकास के लिए हानिकारक होता है। ठीक है, बाल श्रम होता है, वो क्या होता है, बच्चों के शारीरिक, मानसिक और शैक्षिक विकास के लिए हानिकारक होता है। ठीक है, हानिकारक होता है, इसलिए भारत में बाल श्रम को रोकने के लिए कानून बनाए गए हैं। ठीक है, भारत में बाल श्रम बैन है। ठीक है, बाल श्रम मतलब छोटे बच्चों पे काम कराना बैन है। अगर छोटे बच्चों पे कोई काम कराता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई कानून की जा सकती है। ठीक है, कार्रवाई कानूनी की जा सकती है। उदाहरण के तौर पर होटल, ढाबे, कारखानों, घरों या दुकानों में छोटे बच्चों से काम करवाना क्या है, बाल श्रम कहलाता है। ठीक है, शॉर्ट में ये आप समझ सकते हैं, थोड़ा डिटेल में दे रखा है। बाल श्रम के मुख्य कारण आप इन्हें डिटेल में पढ़ सकते हैं। गरीबी कैसे, गरीबी बाल श्रम का सबसे बड़ा कारण है। गरीब परिवारों के पास पर्याप्त आय नहीं होती, इसलिए वे बच्चों को काम पर भेज देते हैं। ठीक है, थोड़ा और डिटेल में आप समझ सकते हैं। अशिक्षा, जब माता पिता शिक्षित नहीं होते हैं तो वे शिक्षा के महत्व को नहीं समझ पाते और बच्चों को पढ़ाने की बजाय काम करवाते हैं। ठीक है, बेरोजगारी देखें आप, बेरोजगारी में जब परिवार के बड़े सदस्य
को रोज़गार नहीं मिलता है तो वो बच्चों को भी काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ठीक है, परिवार में जो बड़े लोग होते हैं उनको काम नहीं मिलता है तो फिर वो छोटे बच्चों को भी काम पे लगा देते हैं, तो बच्चे को मजबूर होना पड़ता है कि हमें काम करना चाहिए। सस्ते मजदूर की मांग, कुछ उद्योगपति और व्यापारी बच्चों से काम कम मजदूरी में ज़्यादा काम करवाते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे ज़्यादा समझदार नहीं होते, उन्हें पता नहीं रहता है। 50-50, 100-100 रुपये में पूरे दिन काम करवाते रहते हैं छोटे बच्चों पे। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि, परिवार में अधिक सदस्यों के होने से आर्थिक दबाव बढ़ जाता है जिससे बच्चे काम करने लगते हैं। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हमने सारे नोट्स तैयार किए, तो आप इन्हें एक बार पढ़ लोगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, जो 12 वाला क्वेश्चन क्या है वो रिपीट हो गया, थोड़ा और डिटेल में समझाने के लिए ये रिपीट किया गया है। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मैं आपको बता दूं काफ़ी बार पूछा गया है, तो ये रिपीट किया गया क्वेश्चन है। ठीक है, बाल श्रम रोकने के लिए अपने सुझाव दीजिए। तो बाल श्रम को कैसे रोका जा सकता है, तो वो आपको सुझाव देने। ठीक है, बाल श्रम एक गंभीर सामाजिक समस्या है, इससे बच्चों का शारीरिक, मानसिक और शैक्षिक विकास रुक जाता है, इसलिए इसे रोकना बहुत आवश्यक है। ठीक है, ये आप लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद आप लिखें बाल श्रम रोकने के मुख्य सुझाव। ठीक है, क्लियर। अब आप सुझाव देख सकते हैं कौन कौन से सुझाव है। पहला सुझाव देखेंगे, शिक्षा को अनिवार्य बनाना। शिक्षा को अनिवार्य बनाना, सभी बच्चों के लिए शिक्षा को अनिवार्य और मुफ्त बनाया जाना चाहिए ताकि बच्चे स्कूल जाएं, काम पर ना जाएं। ठीक है, उदाहरण के लिए आप समझाएंगे, सरकार की शिक्षा का अधिकार RT योजना बच्चों को स्कूल में भेजने में मदद करती है। ठीक है, दूसरा देखेंगे, गरीबी दूर करना यानी गरीब परिवार के आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए। जो गरीब परिवार है उनको आर्थिक सहायता दी जानी ताकि वे बच्चों को काम पर भेजने के बजाय पढ़ाने के लिए भेज सकें। ठीक है, सरकार की योजनाएं जैसे मिड डे मील योजना। ठीक है, उदाहरण के तौर पे ये लिख सकते हैं। तीसरा कारण आप ये लिख सकते हैं, सख्त कानून लागू करना। ठीक है, बाल श्रम के खिलाफ बने कानून को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। ठीक है, ताकि और लोग जो बच्चों पे काम करवाते हैं वो काम ना करवा सके। उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं, कारखानों दुकानों में बच्चे से काम करवाने पर सज़ा होनी चाहिए। अगर छोटे बच्चों पे कोई काम करवाएगा तो उन्हें 2 साल की 1 साल की सज़ा मिलनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखें, समाज में जागरूकता फैलाना, यानी लोगों को यह समझाना ज़रूरी है कि बच्चों का स्थान स्कूल में है, काम की जगह नहीं है। ठीक है, क्लियर। और 5वां आप लिख सकते हैं, रोजगार के अवसर बढ़ाना, यदि परिवार के बड़े सदस्यों को रोजगार मिलेगा तो बच्चों को काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्लियर। बस आप एक बार पढ़ेंगे आपको समझ आएंगी सारी चीज़ें। सरकार, समाज और परिवार के संयुक्त प्रयास से ही बाल श्रम को समाप्त किया जा सकता है। 1-2 आदमी कुछ नहीं कर सकते हैं, सरकार का सहयोग होना चाहिए। समाज और परिवार के संयुक्त प्रकार से ही बाल श्रम को क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अवधारणा निर्माण की विधि का उल्लेख कीजिए। अवधारणा निर्माण की विधियों का उल्लेख करना है। अवधारणा निर्माण का अर्थ समझेंगे सबसे पहले कि अवधारणा निर्माण का अर्थ होता क्या है। ठीक है, जब विद्यार्थी किसी विषय की सामान्य विशेषताओं को समझकर एक स्पष्ट विचार बनाते हैं उसे अवधारणा निर्माण कहा जाता है। ठीक है, सामान्य विशेषताओं को समझकर एक स्पष्ट विचार बनाते हैं उसे क्या कहा जाता है, अवधारणा निर्माण कहा जाता है। तो अवधारणा निर्माण की जो मुख्य विधियां उनके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। सबसे पहली जो विधि है वो है अवलोकन विधि। ठीक है, अवलोकन विधि, इस विधि में विद्यार्थी वस्तुओं और घटनाओं को देखकर क्या करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पे पौधों को देखकर उनके भागों को समझना। ठीक है, क्लियर। दूसरी विधि देखेंगे, तुलना विधि। तुलना विधि में क्या होता है, इसमें 2 या अधिक वस्तुओं को समानता और अंतर से समझाया जाता है। ठीक है, नदी और झील की तुलना करना। ठीक है। तीसरा वर्गीकरण विधि, इसमें क्या होता है, इसमें समान विशेषताओं वाली वस्तुओं को एक समूह में रखा जाता है। ठीक है, समान विशेषताओं वाली वस्तु, जैसे पौधों को फूलदार और बिना फूल वाले पौधों को बांटना। ठीक है, क्लियर। चौथी विधि देखें, सामान्यीकरण विधि। चौथी विधि कौन सी है, सामान्यीकरण विधि। विशेष उदाहरणों
से एक सामान्य नियम बनाना सामान्यीकरण कहलाता है। ठीक है, विशेष उदाहरणों से एक सामान्य नियम बनाना सामान्यीकरण कहलाता है। उदाहरण के तौर पे देखें, कई नदियों का अध्ययन करके यह निष्कर्ष निकालना कि अधिकांश नदियां समुद्र में मिलती हैं। ठीक है, समुद्र में मिलती हैं। अब तीसरा क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 13वें नंबर का, अवधारणा निर्माण से संबंधित कारकों का वर्णन कीजिए। अवधारणा निर्माण से संबंधित, तो अवधारणा निर्माण का पहले समझेंगे अर्थ क्या होता है। ठीक है, अवधारणा निर्माण। ठीक है, जब विद्यार्थी किसी विषय की मुख्य विशेषताओं को समझकर एक स्पष्ट विचार बना लेता है उसे अवधारणा निर्माण कहा जाता है। ठीक है, क्लियर। अब अवधारणा निर्माण को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक, अवधारणा निर्माण को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम एक एक करके समझेंगे उदाहरण सहित। ठीक है, पूर्व ज्ञान में आप लिख सकते हैं, यदि विद्यार्थी के पास पहले से कुछ ज्ञान होता है तो वो नई अवधारणा समझना आसान हो जाता है। ठीक है, उसके लिए नई अवधारणा समझना आसान हो जाता है। और यदि छात्र पहले से पृथ्वी के बारे में जानते हैं तो ग्रहों की अवधारणा समझना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, अनुभव में आप लिख सकते हैं, विद्यार्थियों के व्यक्तित्व अनुभव भी अवधारणा निर्माण में क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, बारिश का अनुभव करने से छात्र जल चक्र को आसानी से क्या है, समझ जाते हैं। ठीक है, समझ सकते हैं। शिक्षण विधि, इसमें क्या है, शिक्षक की पढ़ाने की विधि भी महत्वपूर्ण होती हैं। जैसे चित्र, मानचित्र, मॉडल का उपयोग करने से अवधारणा जल्दी समझ में आती है। ठीक है, अध्ययन सामग्री में आप पुस्तकें, चार्ट, मॉडल, मानचित्र, शिक्षण सामग्री अवधारणा निर्माण को आसान बनाती है। ठीक है, नोट स्पष्ट एवं क्लियर हैं, आप इन्हें एक बार पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक विज्ञान को व्यवस्थित करने के संदर्भ में विभिन्न दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो सामाजिक विज्ञान को पढ़ाने और व्यवस्थित करने के लिए कई दृष्टिकोण अपनाए जाते हैं। तो कौन कौन से दृष्टिकोण अपनाए जाते हैं वो आपको बताने हैं। तो विषय आधारित दृष्टिकोण, ठीक है, इसमें सामाजिक विज्ञान के विषय जैसे इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र को और अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र को अलग अलग पढ़ाया जाता है। ठीक है, इतिहास की कक्षा में केवल ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, एकीकृत दृष्टिकोण यानी इसमें सामाजिक विज्ञान के सभी विषयों को आपस में जोड़कर पढ़ाया जाता है। जैसे पर्यावरण विषय पढ़ाते समय भूगोल, इतिहास और समाज की जानकारी एक साथ देना। ठीक है, तीसरा देखेंगे समस्या दृष्टिकोण। तीसरा पॉइंट कह रहा है समस्या दृष्टिकोण, इसमें सामाजिक समस्याओं को आधार बनाकर पढ़ाया जाता है। गरीब, बेरोजगारी, पर्यावरण प्रदूषण की समस्याओं पर चर्चा करना। ठीक है, उदाहरण के तौर पर आप लिख सकते हैं। गतिविधि आधारित दृष्टिकोण, इसमें छात्रों की गतिविधियों, प्रोजेक्ट और प्रयोगों के माध्यम से पढ़ाया जाता है। जैसे मानचित्र बनाना, सर्वे करना, प्रोजेक्ट तैयार करना। ठीक है, निष्कर्ष में आप देख सकते हैं इन दृष्टिकोणों से सामाजिक विज्ञान का अध्ययन अधिक रोचक और प्रभावी बनता है। चौदह क्वेश्चन देखे, भूगोल के संबंध में विभिन्न दृष्टिकोण पर प्रकाश डालिए। भूगोल के संबंध में, ठीक है, तो भूगोल पृथ्वी और मानव जीवन का अध्ययन करने वाला विषय है। इसके अध्ययन से कई दृष्टिकोण अपनाए जाते हैं। इसके अध्ययन के लिए कई दृष्टिकोण अपनाए जाते हैं। तो पहला दृष्टिकोण कौन सा है, प्राकृतिक दृष्टिकोण। इसमें क्या होता है, इसमें पृथ्वी के प्राकृतिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। जैसे
पर्वत, नदी, जलवायु और वनस्पति का अध्ययन होता है। ठीक है, इसमें प्राकृतिक दृष्टिकोण में। उसके बाद दूसरा देखेंगे मानव दृष्टिकोण। इसमें क्या होता है, इसमें मनुष्य और उसके जीवन से संबंधित गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, मानव दृष्टिकोण में यानी मनुष्य और उसके जीवन से संबंधित गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। जनसंख्या, कृषि, उद्योग और व्यापार आदि का अध्ययन किया जाता है मानव संबंधित। ठीक है, क्षेत्रीय दृष्टिकोण की बात करें, इसमें किसी विशेष क्षेत्र का विस्तृत अध्ययन किया जाता है, जैसे भारत, एशिया या किसी राज्य भूगोल का। ठीक है, चौथा हो जाएगा आपका पर्यावरण दृष्टिकोण। ठीक है, पर्यावरणीय दृष्टिकोण, इसमें मनुष्य और पर्यावरण के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, मनुष्य और पर्यावरण के बीच का जो संबंध है उसका अध्ययन किया जाता है किसमें, पर्यावरणीय दृष्टिकोण में। ठीक है, मानव गतिविधियों से पर्यावरण पर पड़ने वाला प्रभाव, ये उदाहरण के तौर पर आप लिख सकते हैं। निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं इन सभी दृष्टिकोणों से भूगोल का अध्ययन अधिक व्यापक और स्पष्ट बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जीवन इतिहास विधि के गुण और दोष की विवेचना करनी है, यानी जीवन इतिहास जो विधि है उसके गुण और दोष आपको लिखने हैं। ठीक है, जीवन इतिहास विधि का अर्थ समझेंगे पहले कि जीवन इतिहास विधि होती क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे समझेंगे जीवन इतिहास विधि का अर्थ। जब किसी व्यक्ति के जीवन की घटनाओं और अनुभवों का अध्ययन करके समाज के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है, जब किसी व्यक्ति के जीवन की घटनाओं और अनुभवों का अध्ययन करके समाज के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है तो उसे जीवन इतिहास विधि कहते हैं। ठीक है, क्लियर। आप इसे एक बार पढ़ेंगे आपको क्लियर सब कुछ समझ में आता जाएगा। आप नोट्स परचेज कर लो, नोट्स में ये सारी PDF आपको मिल जाएंगी। ठीक है, अगर आपने अभी तक नोट्स परचेज नहीं किए तो नोट्स परचेज कर लो। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर आप लिख सकते हैं महात्मा गांधी एंड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन का अध्ययन। ठीक है, नोट्स के लिए आप नंबर नोट करेंगे 72 40 28 72 81। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 72 40 28 72 81। इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके आप नोट्स परचेस कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप वीडियो क्लासेस के साथ नोट्स भी पढ़ते हैं तो आप अच्छा परसेंटेज बना लेते हैं। ठीक है, जीवन इतिहास विधि के गुणों के बारे में बात करेंगे अब। तो जीवन इतिहास विधि के गुण। ठीक है, तो पहला गुण देखेंगे यहाँ पे विस्तृत जानकारी मिलती है। ठीक है, पहले गुण यानी विस्तृत जानकारी मिलती है। इस विधि से किसी व्यक्ति के जीवन और समाज की परिस्थितियों की विस्तृत जानकारी मिलती है। ठीक है, दूसरी देखेंगे वास्तविक जानकारी प्राप्त होती है। ये दूसरा गुण है इसका, वास्तविक जानकारी प्राप्त होती है, वास्तविक अनुभवों पर आधारित होती है। अध्ययन रोचक बनता है, इसमें किसी व्यक्ति के जीवन की कहानी पढ़ना छात्रों के लिए क्या होता है, रोचक होता है। अब जीवन इतिहास विधि के दोष देखेंगे। ठीक है, जीवन इतिहास विधि के दोष। अब हमने गुण देखे थे, अब दोष देखेंगे। अब पहला दोष इसमें पक्षपात की संभावना, यानी कभी कभी व्यक्ति अपनी बात को बढ़ा चढ़ाकर बता सकता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, कभी कभी व्यक्ति अपनी बात को बढ़ा चढ़ाकर बता सकता है। ठीक है, दूसरा दोष देखेंगे, इसमें समय अधिक लगता है, पूरे जीवन का अध्ययन करने के लिए बहुत समय लगता है। दूसरा दोष। और तीसरा दोष आपका सभी व्यक्तियों पर लागू नहीं है, एक व्यक्ति का अनुभव सभी लोगों के लिए समान नहीं हो सकता है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ज्ञान निर्माण के उपागम और तरीके स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ज्ञान निर्माण के उपागम और तरीके स्पष्ट करने हैं। ज्ञान निर्माण का जो अर्थ है वो एक विद्यार्थी स्वयं अनुभव और गतिविधियों के माध्यम से क्या करता है, ज्ञान प्राप्त करता है। ठीक है, ज्ञान निर्माण के जो मुख्य उपागम है वो देखेंगे। ठीक है, पहला है अनुभव आधारित अधिगम, यानी विद्यार्थी अपने अनुभव से सीखते हैं, उदाहरण के तौर पर प्रयोग करके जीवन के सिद्धांत को समझना। ठीक है, दूसरा खोज आधारित अधिगम, इसमें क्या होता है, इसमें विद्यार्थी स्वयं खोज करते हैं और जांच करके ज्ञान प्राप्त करते हैं। किसी सामाजिक समस्या पर सर्वे करना। ठीक है, उदाहरण के तौर पर आप लिख सकते हैं सहयोगात्मक अधिगम। सहयोगात्मक अधिगम इसमें क्या होता है, इसमें विद्यार्थी समूह में मिलकर कार्य करते हैं। ठीक है, समूह में मिलकर कार्य करते हैं और एक दूसरे से सीखते हैं।
ये क्या हो जाएगा आपका सहयोगात्मक अधिगम हो जाएगा, जैसे समूह में प्रोजेक्ट बनाना। समस्या समाधान विधि, समस्या समाधान विधि, इसमें विद्यार्थियों को समस्या दी जाती है, वे उसका समाधान खोजते हैं। ठीक है, जैसे पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के उपाय ढूंढना। निष्कर्ष में आप देख सकते हैं ज्ञान निर्माण के इन तरीकों से छात्रों और सोचने और समझने, समस्या हल करने की क्षमता विकसित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सामाजिक विज्ञान की उत्तम पाठ्यपुस्तक के चयन के मापदंड लिखिए। सामाजिक विज्ञान की उत्तम पाठ्यपुस्तक के चयन के मापदंड आपको लिखने हैं। ठीक है, सामाजिक विज्ञान की अच्छी पुस्तक चुनने के लिए निम्न मापदंड होने चाहिए। कौन कौन से होने चाहिए वो आपको लिखने हैं। ठीक है, सबसे पहले भाषा कैसी होनी चाहिए, सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। ठीक है, भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, यानी कि पुस्तक की भाषा ऐसी हो कि विद्यार्थी आसानी से उसे समझ सके। ठीक है, जैसे हमने आपके लिए नोट्स बनाए, अगर इनको हार्ड लैंग्वेज में बनाते तो आप इसे समझ नहीं पाते, ना पढ़ पाते अच्छे से। ठीक है, तो कैसी सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, विषय वस्तु सही तरीके से अध्ययन हो। ठीक है, अध्ययन हो। इसमें आप लिख सकते हैं पुस्तक में दी गई जानकारी सही और नवीन होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे, चित्र और मानचित्र का उपयोग। चित्र और मानचित्र का उपयोग, ये अच्छी पाठ्यपुस्तक में चित्र, चार्ट और मानचित्र होने चाहिए ताकि विषय आसानी से समझ में आए। ठीक है, विद्यार्थियों की आयु के अनुसार, पुस्तक का स्तर विद्यार्थियों की कक्षा और आयु के अनुसार ही होना चाहिए। जैसे नहीं कि दूसरी क्लास के बच्चा को आप 10th स्टैंडर्ड का क्लास यानी पुस्तक दे दो, ठीक है, क्वेश्चन आंसर दे दो, तो वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो बच्चे की आयु और उसकी कक्षा के अनुसार ही पाठ्यपुस्तक होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक पर प्रकाश डालिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक पर आपको क्या डालना है, प्रकाश डालना है। उच्च प्राथमिक यानी कि 6 से 8, उच्च प्राथमिक स्तर यानी कि कक्षा 6 से 8 पर सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक में मुख्य रूप से निम्न विषय शामिल होते हैं। इतिहास, इतिहास में आप प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास का अध्ययन करते हैं। ठीक है, क्लियर। भूगोल, भूगोल में क्या होता है, पृथ्वी, जलवायु, नदियाँ, पर्वत और पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरण का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। उसके बाद नागरिक शास्त्र, इसमें नागरिक अधिकार, कर्तव्य और लोकतंत्र की क्या दी जाती है, जानकारी दी जाती है। उसके बाद आप देखेंगे आर्थिक जीवन, इसमें उत्पादन, व्यापार और रोजगार की जानकारी दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में सामुदायिक संसाधनों के उपयोग की विधियों का वर्णन कीजिए। यानी सामाजिक विज्ञान शिक्षण में सामुदायिक संसाधनों के उपयोग की विधियों का आपको वर्णन करना है। ठीक है, पहले समझेंगे सामुदायिक संसाधन होता क्या है। ठीक है, तो सामुदायिक संसाधन वे साधन होते हैं जो समाज में उपलब्ध होते हैं। सामुदायिक संसाधन वे साधन होते हैं जो कहाँ पे उपलब्ध होते हैं, समाज में उपलब्ध होते हैं। ठीक है, और शिक्षा में उपयोग किए जा सकते हैं। ठीक है, सामुदायिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जो समाज में उपलब्ध होते हैं और वे शिक्षा में क्या किए जाते हैं, उपयोग किया जाता है। उनका शिक्षा में क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसकी जो मुख्य विधियाँ हैं सामुदायिक संसाधन की विधियों का वर्णन करना है। ठीक है, तो इसकी जो विधियाँ उनके बारे में देखें। सबसे पहली जो विधि है वो है शैक्षिक भ्रमण विधि। ठीक है, शैक्षिक भ्रमण, इसमें क्या होता है, छात्रों को संग्रहालय, ऐतिहासिक स्थान या ग्राम पंचायत दिखाना होता है। ठीक है, शैक्षिक भ्रमण में क्या होता है, छात्रों को संग्रहालय, ऐतिहासिक स्थान या ग्राम पंचायत दिखाना होता है। दूसरे में देखेंगे विशेषज्ञों को आमंत्रित करना। विशेषज्ञों को आमंत्रित करना यानी किसी अधिकारी, किसान या समाज सेवी को बुलाकर जानकारी देना। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट तीसरी विधि देखेंगे सर्वेक्षण। सर्वेक्षण, इसमें क्या होता है, छात्रों से अपने क्षेत्र के लोगों से जानकारी एकत्रित करवाना। ठीक है,
छात्रों से अपने क्षेत्रों के लोगों से जानकारी एकत्रित करवाना। उसके बाद आप चौथे नंबर पर देखेंगे प्रोजेक्ट कार्य, इसमें छात्रों को स्थानीय इतिहास या पर्यावरण पर प्रोजेक्ट बनवाना। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लिख सकते हैं। आप इन्हें एक बार और पढ़ेंगे अच्छे से। नोट्स तो आपने परचेस कर लिए होंगे, तो आप नोट ये क्लास देखने के बाद नोट्स ज़रूर पढ़ें। जल्दी कम समय में आप नोट 2-3 बार पढ़ लें, या क्लास देखने से पहले आप नोट्स परचेस कर लो। नोट्स आप पढ़ लो, सारे के सारे क्लासेस तो आएंगी लेट आएंगी, लेकिन नोट्स आपको ऑल सब्जेक्ट के एक ही बार में मिल जाएंगे। ठीक है, तो नोट्स को आप पढ़ लोगे, उसके बाद आप क्लास देखते हो तो 101% मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ सारे क्वेश्चन आप पे आ जाएंगे अच्छे से समझ में। ठीक है, याद हो जाएंगे और आप एग्जाम में भी लिख पाएंगे। ठीक है, तो नोट्स लेने के लिए आप नंबर नोट कर लो। एक बार मैं आपको नंबर नोट करा देता हूँ, 72 40 28 72 81। क्योंकि क्लास में थोड़ा टाइम भी लगता है आने में, तो आप पहले ही नोट्स परचेस कर लो, नोट्स देखते रहो, नोट्स को पढ़ते रहो। ठीक है, जैसे ही क्लास आए आप क्लास भी देख सकते हैं, तो आपको ज़्यादा बेटर होगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो नोट्स लेने में देरी ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, और क्लास को लाइक कर दो जिन्होंने लाइक नहीं किया है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना जितने बच्चे पहली बार जुड़ रहे हैं। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रकृति से प्राप्त अधिगम सामग्री का वर्णन करना है। जो सामाजिक विज्ञान शिक्षण है, यानी सामाजिक विज्ञान जो शिक्षण है, उसमें जो भी आपको प्रकृति से प्राप्त होता है, ठीक है, नेचर से जो भी प्राप्त होता है, जो भी अधिगम सामग्री आपको प्राप्त होती है, उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, तो वो कैसे, यहाँ पे देखेंगे, प्रकृति से प्राप्त वस्तुओं को भी शिक्षण सामग्री के रूप में उपयोग किया जा सकता है। पहले आप एक लाइन ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रकृति से प्राप्त वस्तुओं को भी शिक्षण सामग्री के रूप में लिया जा सकता है। तो मुख्य उदाहरण के तौर पर आप लिखेंगे प्रकृति से आपको क्या क्या प्राप्त होता है, यहाँ पे हम आपको पॉइंट के माध्यम से समझाएंगे। ठीक है, तो प्रकृति से आपको मिट्टी और पत्थर भी प्राप्त होता है, मिट्टी और पत्थर। ठीक है, तो मिट्टी और पत्थर का आप कहाँ पे प्रयोग करते हैं, भूगोल पढ़ाने में। ठीक है, भूगोल पढ़ाने में आप मिट्टी और पत्थर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद पौधे और पत्तियाँ, ये पर्यावरण के अध्ययन में काम आती हैं। उसके बाद नदियाँ और पर्वत, झीलें, ये प्राकृतिक संसाधनों को समझाने में काम आती हैं। मौसम और जलवायु, ये मौसम के परिवर्तन को समझाने में काम आती हैं। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं जी, प्रकृति से प्राप्त। ठीक है, और उसके उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं, छात्र विभिन्न प्रकार की मिट्टी इकट्ठा करके उनके गुणों को समझ सकते हैं। ठीक है, छात्र विभिन्न प्रकार की मिट्टी इकट्ठा करके उनके जो भी उनके अंदर गुण हैं, तरह तरह के गुण हैं मिट्टी को, वो समझ सकते हैं कि ये किस तरह की मिट्टी है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर आप ये ऐसे लिख सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मत और तथ्य में आपको अंतर स्पष्ट करना है। मत और तथ्य क्या होता है, आपको अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है, ये आपसे 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है पहले। ठीक है, पहले भी आ चुका है जो क्वेश्चन 5 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, मत और तथ्य में अंतर स्पष्ट कीजिए, सेम टू सेम यही क्वेश्चन आया था। तो मत और तथ्य में आपको बताएंगे। ठीक है, मत यानी कि ओपिनियन, आपका जो ओपिनियन है क्या है, और तथ्य एकदम फैक्ट होता है, रियल होता है। ठीक है, तो चलिए आपको मत और तथ्य में आपको जैसा होता है कि हम जो शब्द सुनते हैं, जैसे मत सुनते हैं, ये काफ़ी बच्चों को नहीं पता होता है। ओपिनियन से आप समझ रहे होंगे, तथ्य आपको समझ नहीं आता है, लेकिन फैक्ट आपको समझ में आएगा। फैक्ट जो रियल होता है, ओपिनियन आप देते हैं, अपनी राय देते हैं। ठीक है, वो ओपिनियन क्या होता है, राय होता है, अपनी राय जो भी आप देखते हैं किसी को, तो इसमें हम अंतर समझेंगे। ठीक है, तो पहला देखेंगे मत। ओपिनियन क्या हो सकता है, यह किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत राय होती है। व्यक्तिगत राय होती है, आप कह सकते हैं कि नहीं ये काम मुझे ऐसे करना चाहिए, नहीं आपको ये काम ऐसे करना चाहिए। आप किसी को राय दे सकते हैं, किसी स्टूडेंट को, नहीं आप इस पार्ट को ऐसे मत पढ़ो, ऐसे पढ़ो, आप इसे ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो। ठीक है, और तथ्य होता है, ये वास्तविक होता है, रियल होता है। ठीक है, और प्रमाणित जानकारी होती है। तथ्य में क्या होता है, प्रमाणित जानकारी होती है। जैसे कि आप जैसे आपने 12th पास किया, ठीक है, 12th की परीक्षा आपने पास की, तो ये वास्तविक रियल जानकारी, और आपके पास प्रमाण भी होगा, उसका मार्कशीट होगी, डॉक्यूमेंट्स होंगे आपके, ये तथ्य है। ठीक है, बिल्कुल फैक्ट है कि आपने हाँ 12th पास किया है तो किया है। ठीक है, क्लियर, ये होता है इसमें अंतर।
और जो मत होता है ये सही और गलत भी हो सकता है। मत क्या है, किसी का सही भी हो सकता है, किसी का गलत भी हो सकता है, लेकिन जो तथ्य होता है वो हमेशा सत्य होता है, ठीक है, प्रमाणित होता है। तथ्य होता है वो फैक्ट होता है, वो कैसा होता है, सत्य होता है, एकदम रियल सटीक होता है 100%। और कैसा होता है, प्रमाणित होता है, ठीक है, प्रमाणित होता है। ये प्रमाणित लिखा हुआ है, थोड़ा कट हो गया है, ठीक है। ये क्या है, प्रमाणित होता है। तथ्य कैसा होता है, प्रमाणित होता है, लेकिन ओपिनियन या आपका मत गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है, ठीक है। आप किसी के बारे में कोई भी राय दे रहे हैं, आपने सोचा कि नहीं ये स्टूडेंट कमज़ोर है, आप उसकी राय दे रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ी देर में पता चलता है ये स्टूडेंट तो टैलेंटेड है, अच्छा लिखता है, अच्छा पढ़ता है, तो आपकी राय गलत भी हो सकती है, ठीक है। क्लियर। और भी पॉइंट हैं इसके, थोड़े और पॉइंट देखेंगे और मैं आपको उदाहरण सहित समझाऊंगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट करें, अलग अलग लोगों की मत अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। अलग अलग लोगों के मत अलग अलग हो सकते हैं। तथ्य सभी के समान होते हैं, क्योंकि ये प्रमाणित है, ठीक है। तथ्य सभी के समान होते हैं, लेकिन राय सभी की अलग अलग हो सकती है, ठीक है। आपने 12th पास किया है तो सभी लोग यही कहेंगे हाँ इसने 12th पास किया है, ठीक है। लेकिन अगर आप 10 बच्चों से ये पूछें, 10 आदमियों से या 10 किसी स्टूडेंट से कि ये स्टूडेंट होशियार है या नहीं है, तो काफ़ी स्टूडेंट बोलेंगे नहीं ये होशियार नहीं है, काफ़ी बोलेंगे ये होशियार है, काफ़ी बोलेंगे अच्छा खासा पढ़ने लिखने में है, तो ठीक है। सभी की अलग अलग राय हो सकती है। लेकिन किसी से आपने पूछा क्या ये 10th पास है, तो वो बोलेगा हाँ ये 10th पास है। 10 लोगों से पूछेंगे तब भी वही बताएंगे ये 10th पास है, ठीक है। तो तथ्य सभी का कैसा होता है, समान होता है, लेकिन राय सभी की कैसी होती है, अलग अलग होती है, ठीक है। उदाहरण के तौर पर समझेंगे यहाँ पे मत क्या होता है, दिल्ली भारत का सबसे छोटा शहर है, दिल्ली भारत का सबसे अच्छा शहर है, दिल्ली भारत का सबसे क्या है, अच्छा शहर है, ठीक है। ये सभी क्या है, मत है। और तथ्य की बात करें तो दिल्ली भारत की राजधानी, ये प्रमाणित है, ठीक है। दिल्ली भारत की राजधानी। आपको क्लियर मत और तथ्य में समझ में आ गया होगा, ओपिनियन और फैक्ट में, ठीक है, अंतर आपको क्लियर हो गया होगा। आप ऐसे और भी पॉइंट बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ ये वही क्वेश्चन है, ये थोड़ा उस टाइप ऊपर वाले क्वेश्चन में इधर की टाइप कट रहा था, इसमें इधर की साइड कट रहा है, ठीक है। तो ये नोट्स में ऐसे सेट कर रखा है, वो ये सेम है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रमाणित हुई लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है खुली पुस्तक परीक्षा प्रणाली, खुली पुस्तक परीक्षा प्रणाली के लाभ और हानियों पर प्रकाश डालिए। खुली पुस्तक परीक्षा प्रणाली के आपको लाभ और हानियां लिखने हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लाभ की बात करेंगे, खुली पुस्तक के जो भी लाभ होते हैं, ठीक है। जैसे लाभ की बात करें तो विद्यार्थियों को रटने की आवश्यकता कम होती है, ठीक है। विद्यार्थियों को रटने की आवश्यकता कम होती है, समझ और विश्लेषण की क्षमता बढ़ती है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं इस लाभ में, विद्यार्थी पुस्तक देखकर सही जानकारी दे सकते हैं, ठीक है। विद्यार्थी पुस्तक देखकर सही जानकारी दे सकते हैं। अब इसकी हानियां देखें। विद्यार्थी पढ़ाई में लापरवाही कर सकते हैं, विद्यार्थी पढ़ाई में लापरवाही कर सकते हैं। परीक्षा में समय अधिक लग सकता है। सभी विषयों में यह प्रणाली उपयुक्त नहीं होती है, ठीक है, खुली पुस्तक वाली। तो ये इसकी हानि आप लिख सकते हैं और लाभ भी लिख सकते हैं। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका है, ठीक है। उसके बाद उदाहरण में आप समझ सकते हैं, कानून या शोध विषयों में खुली पुस्तक परीक्षा अधिक उपयोगी होती है, ठीक है। कानून या शोध विषयों में खुली पुस्तक परीक्षा अधिक उपयोगी होती है, ठीक है। क्लियर। आप इन्हें नोट्स में पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है, और अच्छे से आप बेहतर तरीके से समझेंगे। पहली बार में आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा, लेकिन 1-2 बार पढ़ोगे अच्छे से क्वेश्चन को समझते हुए आपको समझ में आएगा, ठीक है। ब्लूप्रिंट और प्रश्न पत्र निर्माण की प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए। ब्लूप्रिंट और प्रश्न पत्र निर्माण की प्रक्रिया आपको स्पष्ट करनी। सबसे पहले ब्लूप्रिंट का अर्थ समझेंगे, ठीक है। ब्लूप्रिंट होता क्या है पहले वो समझेंगे, ठीक है। तो चलिए ब्लूप्रिंट का अर्थ समझते हैं, उसके बाद प्रश्न पत्र निर्माण की प्रक्रिया समझेंगे। तो पहले ब्लूप्रिंट का अर्थ जानेंगे, ब्लूप्रिंट होता क्या है, ठीक है। ब्लूप्रिंट प्रश्न पत्र बनाने की एक योजना होती है। ब्लूप्रिंट क्या होती है, ब्लूप्रिंट प्रश्न पत्र बनाने की एक योजना होती है, जिसमें यह तय किया जाता है कि किस विषय से कितने प्रश्न कितने अंक के होंगे, ठीक है। ब्लूप्रिंट जैसे कि आप डीएलएड का ब्लूप्रिंट
ब्लूप्रिंट देखा होगा आपने, उसमें रहता है कि इस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आएंगे और कितने कितने नंबर के आएंगे, किस यूनिट से आएंगे, किस इकाई से आएंगे, कैसे कैसे आएंगे, कैसे कैसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ब्लूप्रिंट में ये सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। आप इसे एक बार अच्छे से और पढ़ें। ठीक है, अच्छे से ध्यान से पढ़ें कि ब्लूप्रिंट प्रश्न पत्र बनाने की एक योजना होती है जिसमें यह तय किया जाता है कि किस विषय से कितने प्रश्न और कितने अंक के आएंगे। ठीक है, कितने अंक के होंगे। आप ये अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, वैसे इससे आसान शब्द और कहाँ से लाएंगे आप। ठीक है, बहुत ही सरल शब्दों का प्रयोग किया है हमने। अब प्रश्न पत्र निर्माण की प्रक्रिया समझेंगे कि प्रश्न पत्र निर्माण के लिए कैसे क्या करना चाहिए। ठीक है, उद्देश्य का निर्धारण, सबसे पहले उद्देश्य का निर्धारण करना चाहिए, यानी क्या जांचना है यह तय करना है। ठीक है, उसके बाद पाठ्यक्रम विश्लेषण, इसमें पाठ्यक्रम के महत्वपूर्ण भागों का चयन करना चाहिए। ठीक है, पाठ्यक्रम के महत्वपूर्ण भागों का चयन करना चाहिए। उसके बाद ब्लूप्रिंट तैयार करना, यानी अंकों और प्रश्नों का वितरण करना। ठीक है, और प्रश्न तैयार करना यानी विभिन्न प्रकार के प्रश्न बनाना सभी तरीके के, और प्रश्न की जांच यानी कि प्रश्न पत्र को अंतिम रूप देना। ठीक है, प्रश्न पत्र की जांच यानी प्रश्न पत्र को अंतिम रूप देना। ठीक है, तो इन 5 पॉइंट के माध्यम से प्रश्न पत्र तैयार किया जाता है। ठीक है, प्रश्न पत्र का निर्माण किया जाता है। सबसे पहले क्या किया जाता है, उद्देश्य का निर्धारण किया जाता है कि क्या जांचना है यह तय करना होता है। ठीक है, उसके बाद पाठ्यक्रम के महत्वपूर्ण भागों का चयन करना, यानी कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पाठ्यक्रम में कितने, मतलब पाठ्यक्रम में कितना सिलेबस है जो कि हमें यहाँ से प्रश्न तैयार करने चाहिए। ठीक है, उसके बाद ब्लूप्रिंट तैयार करना होता है कि किस पार्ट से कौन कौन से अंक लेने, कितने प्रश्न लेने, कितने कितने अंक के तैयार करने। ठीक है, उसके बाद विभिन्न प्रकार के कई तरह के प्रश्नों का चयन करना होता है जो कि प्रश्न पत्र में डालने के लिए, रखने के लिए। ठीक है, उसके बाद जो अंतिम रूप है वो प्रश्न पत्र को अंतिम रूप देना होता है कि प्रश्न पत्र की जाँच करनी है कि ये क्वेश्चन इतने सारी कोई गलती तो नहीं हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रणाली के गुण और दोषों का वर्णन कीजिए। जो वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रणाली होती है, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं उसके गुण, उसमें कौन कौन से गुण हैं और दोष होते हैं वो आपको चेक करने हैं। ठीक है, वो आपको लिखने हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रणाली, जैसे कि आप जॉब वाला पेपर देते हैं, गवर्नमेंट जॉब वाला देते हैं ना, तो वो कौन से तरीके से होता है, वो वस्तुनिष्ठ तरीके से होता है। ठीक है, जो भी आप गवर्नमेंट पेपर देते हैं नौकरी वाला, वो किससे होता है, वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रणाली से होता है। ठीक है, तो इसके गुण देखेंगे, वस्तुनिष्ठता के गुण देखेंगे। जांच करना आसान और निष्पक्ष होता है। ठीक है, जांच इसकी आसान तरीके से की जा सकती है, अब तो मशीनों द्वारा भी की जाती है, आप इसे अच्छे से जांच कर लेंगे। कम समय में अधिक प्रश्न पूछ सकते हैं, इससे परिणाम जल्दी मिल जाएगा आपको। ठीक है, क्योंकि इसमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे वस्तुनिष्ठ में, आपको एक ही तो सेलेक्ट करना है जो राइट है उसमें, तो आप कम समय में अधिक प्रश्न पूछ सकते हैं और जल्दी इसका परिणाम आपको मिल जाएगा। और जांच करना भी आसान और निष्पक्ष होता है। ठीक है, कि ये इसका राइट आंसर है, ये इसका गलत है। ठीक है, अब इसके दोष की बात करें, विद्यार्थी की गहरी समझ का पता नहीं चलता। हाँ, ये राइट है कि आपने कोई क्वेश्चन पूछ लिया, 4 ऑप्शन दे दिए, तो आपको पता ही नहीं चलेगा विद्यार्थी ने सही तो कर दिया, लेकिन कैसे किया, क्या है, आपको पता नहीं चलेगा विद्यार्थी पे वास्तव में ये प्रश्न आता है या नहीं आता है। ठीक है, उसका तुक्का भी लग सकता है, तो विद्यार्थी की गहरी समझ का पता नहीं चलता है। अनुमान लगाकर भी उत्तर सही हो सकता है। मैं बोल रहा ना, तुक्का लगा के आप उसे सही कर देते हैं। ऑप्शनल वाले 4 ऑप्शन दिए होते हैं, आपको लगता है नहीं तो ये तो सही होगा। ठीक है, अनुमान लगाकर भी उत्तर सही हो सकता है। और प्रश्न बनाना कठिन होता है। ठीक है, प्रश्न बनाना इसका कठिन होता है। ठीक है, क्लियर, क्योंकि 4 ऑप्शन इसमें देने होते हैं। जैसे MCQ बहुविकल्पी प्रश्न वस्तुनिष्ठ परीक्षा का उदाहरण है। ठीक है, क्लियर। आपके DLED में भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं, 70 नंबर के पेपर में 15 नंबर के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संस्कृति का अर्थ। संस्कृति का अर्थ एवं विशेषताओं का वर्णन कीजिए। संस्कृति होती क्या है वो आपको बतानी है और इसकी जो विशेषता है उसका वर्णन करना है। ठीक है, संस्कृति, अपनी जो संस्कृति है उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो संस्कृति का अर्थ जानेंगे। संस्कृति से तात्पर्य उन विचारों, परंपराओं और रीति रिवाजों और भाषा, कला, धर्म और जीवन शैली से है जिनके अनुसार समाज के लोग अपना जीवन जीते हैं। रीति रिवाज यानी विचार, परंपराएं, रीति रिवाज, भाषा, कला, धर्म और जीवन शैली है जिनके अनुसार समाज के लोग अपना जीवन जीते हैं। ठीक है, यही आपकी संस्कृति है।
आपका जो हिंदू धर्म है, आपका जो मुस्लिम धर्म है, आपका जो भी धर्म है वो आपकी जो रीति रिवाज के अकॉर्डिंग ही तो आप जी रहे हैं। आपकी परंपराएं, आपके जो पूर्वज जैसे करते आ रहे वैसे कर रहे हैं, जैसे त्यौहार बनाना वगैरह, ये किस में आएगा? रीति रिवाज में आएगा। ये आपकी संस्कृति है, ठीक है। दूसरे शब्दों में समझे, मनुष्य के रहन सहन और व्यवहार के तरीके को संस्कृति कहते हैं, ठीक है। अगर एक नंबर के एक वाक्य में क्वेश्चन पूछता है तो संस्कृति का अर्थ लिखिए, तो आप ये लिख सकते हैं। दूसरे शब्दों में जैसे मनुष्य के रहन सहन और व्यवहार के तरीके को संस्कृति कहते हैं, ठीक है। क्लियर? तो आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं और नोट्स आपने लिए होंगे तो आप इसे पढ़ लें, ठीक है, 2-3 बार। उदाहरण के तौर पर आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं, भारत में त्यौहार मनाना, नमस्ते करना, बड़ों का सम्मान करना, यह सब भारतीय संस्कृति का ही भाग है, ठीक है। ये संस्कृति तो आप अपने बड़ों का सम्मान करते हो, नमस्ते करते हो, ये क्या है? संस्कृति तो ये आप दूसरों को सम्मान देते हो, ये आपकी संस्कृति है, ठीक है। यहाँ पे संस्कृति की विशेषताएं देखेंगे, हमने पहले अर्थ जाना था, अब संस्कृति की विशेषताएं देखेंगे। तो संस्कृति सीखी जाती है, संस्कृति सीखी जाती है। संस्कृति जन्म से नहीं मिलती है, क्लियर, बल्कि यह परिवार और समाज से सीखी जाती है। आप जब पैदा होते हैं तो संस्कृति सीख के पैदा नहीं होते हैं, आप समाज में आते हैं, अपने परिवार से सीखते हैं कि आपके परिवार में जो भी लोग हैं वो कैसे रहन सहन करते हैं, वो कैसे दूसरों का सम्मान करती है। अगर आपके परिवार के लोग जैसा करते हैं वैसा ही आपके अंदर ही आएगा, आप वैसे ही आप भी करेंगे, तो ये आपकी संस्कृति है, ठीक है, जो आप परिवार और समाज से सीखते हैं। जैसे बच्चे अपने माता पिता से भाषा और व्यवहार सीखते हैं, ठीक है, उदाहरण के तौर पर। दूसरी विशेषता देखें, संस्कृति सामाजिक होती है। संस्कृति सामाजिक होती है। संस्कृति किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे समाज की होती है। क्लियर? संस्कृति किसी एक व्यक्ति की नहीं होती है, पूरे समाज की होती है। भारत में दीपावली और होली पूरे समाज द्वारा मनाई जाती है, किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं मनाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं तीसरी विशेषता, संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती है। जैसे अभी आप हैं, आप कहाँ से सीख रहे हैं? अपने मम्मी पापा से, अपने परिवार से सीखें। अब आने वाले आपके बच्चे वो कहाँ से सीखेंगे? वो आपसे सीखेंगे। तो परंपरागत त्यौहार और रीति रिवाज आज भी मनाए जाते हैं, ठीक है, क्लियर। चौथी विशेषता देखेंगे, संस्कृति में परिवर्तन होता रहता है। संस्कृति में परिवर्तन होता रहता है, समय के साथ संस्कृति में बदलाव भी आते हैं। आपको हर साल कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है, कुछ ना कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है, जो भी आपकी संस्कृति आप देखते होंगे, ठीक है। पहले लोग चिट्ठियों से संपर्क करते थे, अब मोबाइल और इंटरनेट का उपयोग करते हैं, ठीक है। पहले जो चिट्ठियाँ लोग भेजते थे वो कैसे भेजते थे? जो भी संपर्क करते थे पहले स्वयं जाना पड़ता था किसी व्यक्ति के पास और चिट्ठियाँ लिखते थे लोग, ठीक है। अभी क्या है, अभी मोबाइल आ गया, व्हाट्सअप आ गया, इंटरनेट आ गया, तुरंत मैसेज करते हैं, हाँ भाई यहाँ पे आना है, तो वहाँ पे पहुँच जाते हैं लोग, ठीक है, क्लियर। संस्कृति में परिवर्तन होता रहता है, ठीक है। इन पॉइंट को ध्यान रखते हुए आपको लिखना है। नेक्स्ट, संस्कृति समाज को पहचान देती है। संस्कृति समाज को पहचान देती है, ये आपकी पांचवी विशेषता हो जाएगी। संस्कृति से किसी देश या समाज की पहचान होती है, ठीक है। संस्कृति से आपको पता चलता है कि आपका व्यवहार कैसा, आपकी संस्कृति कैसी है, आपके माता पिता ने आपको क्या सिखाया। ये संस्कृति से समाज की पहचान होती है कि आप किस समाज से आए हो, ठीक है। योग और आयुर्वेद भारत की संस्कृति की पहचान है, ठीक है। योग और आयुर्वेद भारत की संस्कृति की पहचान है। निष्कर्ष में आप देख सकते हैं, संस्कृति मनुष्य के जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग है जो समाज को एकता और पहचान प्रदान करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सिंधु घाटी सभ्यता का वर्णन कीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता का वर्णन कीजिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई क्वेश्चन, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। थोड़ी सी परिचय देंगे इसका, पूरा डिटेल में लिखने का ज़रूरत नहीं, हम आपको शॉर्ट में समझा रहे हैं, बस आप इसके अकॉर्डिंग लिख के आएंगे तो आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की परिचय देखेंगे पहले। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है, सभ्यताओं में से एक है। सिंधु घाटी सभ्यता है वो विश्व की जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं उनमें से ये एक है, ठीक है। इसका विकास लगभग 2500 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है, 2500 ईसा पूर्व में हुआ था। यह सभ्यता मुख्य रूप से सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे से विकसित हुई है, ठीक है। जो
सिंधु घाटी सभ्यता है वो सिंधु नदी और उसकी सहायक जितनी भी नदियां हैं उनके किनारों से विकसित हुई है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, ये कब हुई है? लगभग इसको 2500 ईसा पूर्व। ठीक है, 2500 ईसा पूर्व। और ये जो भी विश्व की जितनी भी प्राचीन सभ्यता है उन्हीं में से एक है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता आप ऐसे से लिख सकते हैं बना कर। ठीक है, तो इसके प्रमुख नगर, क्वेश्चन ने क्या पूछा था? सिंधु घाटी सभ्यता का वर्णन करना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा परिचय लिखेंगे, उसके बाद आप इसके प्रमुख नगर लिख सकते हैं। जैसे कि इसके प्रमुख नगर थे हड़प्पा, आपने पढ़ा होगा हड़प्पा, तो पढ़ा होगा। हड़प्पा नहीं पढ़ा है क्या? आपने देखा होगा, हड़प्पा पढ़ा होगा। मोहनजोदड़ो पढ़ा होगा। मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला इसका अर्थ होता है। ठीक है, इसमें मृतकों के मृतक मिले थे इसमें। लोथल, कालीबंगन। ठीक है, तो ये सारे क्या है? इसके प्रमुख नगर हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। ठीक है, अब अगर नगर व्यवस्था देखें, नगर व्यवस्था, सिंधु सभ्यता के नगर बहुत अच्छी योजना से बनाए गए थे। जो सिंधु सभ्यता है इसके जो नगर हैं वो बहुत ही अच्छी योजना से बनाए गए थे। कैसे? उदाहरण के तौर पर समझेंगे। चौड़ी और सीधी सड़कें पाई गई थी। ठीक है, सिंधु सभ्यता, पक्की ईंटों के मकान, नालियों की अच्छी व्यवस्था थी। ठीक है, तो आप ये उदाहरण के तौर पर लिख सकते हैं। इन्हीं पॉइंट के माध्यम को आपको समझना है और लिखना है। ठीक है, आर्थिक जीवन, लोग मुख्य रूप से कृषि, व्यापार और कारीगरी करते थे। ठीक है, सिंधु सभ्यता में क्या करते थे लोग? कृषि, व्यापार और कारीगरी पर ही निर्भर करते थे। ठीक है, जैसे गेहूं और जौ की खेती। ठीक है, मिट्टी के बर्तन और आभूषण बनाना, और देखें अन्य देशों से व्यापार करना। ठीक है, धर्म और संस्कृति में आप देख सकते हैं लोग प्रकृति और देवी देवताओं की पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है, जैसे पशुपति शिवा की मोहर पाई गई है। ठीक है, मातृ देवी की मूर्तियां पाई गई हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। तो ये पता चलता है कि वहाँ उस टाइम कैसे लोग रहते थे, कैसे अपना जीवन व्यतीत करते थे। ठीक है, कला और शिल्प भी, यानी इस सभ्यता के लोग कला और शिल्प में भी बहुत कुशल थे। ठीक है, यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे तो वो कला भी जानते थे और शिल्पकार भी थे। ठीक है, उदाहरण के तौर पे यहाँ पे देखेंगे आप, कांस्य की नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति पाई गई है। ठीक है, कांस्य की नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति पाई गई है। सुंदर मोहरें और आभूषण भी मिले हैं। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों से अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। तो आज की क्लास में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे वो हमने आपको करा दिए। ठीक है, तो आप अच्छी और बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आप नोट्स परचेज जरूर कर लें। आपको नंबर दिखाई दे रहा है 72 40 28 72 81। इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके आप नोट्स परचेस कर लो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ठीक है, और इस क्लास को लाइक कर दो, अभी तक लाइक नहीं किया है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो भाई, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब करो बंटी क्लासेस यूट्यूब चैनल को। ठीक है, सब्सक्राइब कर दो और MPDLED की सभी विषयों के नोट्स ले लो। ठीक है, नंबर दिखाई दे रहा है आपको 72 40 28 72 81। इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके आप नोट्स परचेस कर लो। नोट्स से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। कैसे, मैं आपको बता दूं, क्योंकि क्लासेस लेने में थोड़ा टाइम भी लगता है। ठीक है, क्लासेस हम लेते हैं क्योंकि काफ़ी क्लासेस लेनी होती हैं, पहले क्लास को बनाना, रिकॉर्ड करना बहुत टाइम लगता है। तो एक दिन में 2-3 क्लास, फर्स्ट ईयर वालों की भी क्लास है, सेकेंड ईयर वालों की भी क्लास है, तो टाइम लगता है। इससे पहले आप ऑल सब्जेक्ट नोट्स परचेस कर लोगे ना, सभी विषयों के नोट्स आप परचेस कर लेते हो तो आप कम से कम नोट्स तो पढ़ेंगे, उन नोट्स को पढ़ेंगे, उसके बाद आप ये क्लासेस देखेंगे। नोट्स आप देख ही रहे हैं, बहुत ही सरल और आसान भाषा में लिखे हुए हैं, आप 1-2 बार पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अगर आप क्लास के ही भरोसे रहेंगे तो भाई थोड़ी आपको प्रॉब्लम हो सकती है आपको एग्ज़ाम लिखने में, तो आपकी ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है, हर बच्चे की होती है। आप नोट्स परचेस कर लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी आपकी मर्जी है आपको क्या करना है, हम तो जो भी अच्छा है आपके लिए कर रहे हैं, लेकिन आप नोट्स थोड़ा बहुत पैसा खर्च करके नोट्स खरीद लोगे, क्योंकि ये कम समय बचा है आपके पास, तो कम समय में आप नोट्स परचेस कर लो, नोट्स को पढ़ो। नोट्स पढ़ लोगे 2-3 बार, उसके बाद आप ये क्लास देखते हो 2-1 बार, तो 101% मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आप अच्छा स्कोर कर पाओगे एग्जाम में। ये लास्ट साल है आपकी सेकेंड ईयर वालों, इसे ऐसे ही बर्बाद मत कर देना। ठीक है,
लास्ट साल है, लास्ट ईयर है आपकी, ठीक है। तो आपको ये ऐसे ही बर्बाद नहीं करनी है, लास्ट ईयर है तो अच्छी परसेंटेज के साथ आपको लास्ट ईयर पास करनी है, ठीक है। क्लियर? तो नोट्स ले लो भाई, आपको नंबर दिखाई दे रहा है 72 40 28 72 81। बस मैं तो यही कहूँगा, और क्लास को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जितने बच्चे नए हैं, टेलीग्राम इंस्टाग्राम जल्दी से ज्वाइन कर लो, व्हाट्सअप ग्रुप जल्दी से ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी पल पल की जानकारी के लिए और रेगुलर क्लासेस देखने के लिए, ठीक है। डेली 7 PM जुड़े यूट्यूब चैनल पे। तो मिलते हैं अगली नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत।